आप सभी का भूगोल के इस व्याख्यान में स्वागत है। पेपर फोर्थ जो है आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी, उसके फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत आज हम लोग चर्चा करेंगे रिसर्च डिजाइन का, कि ये रिसर्च डिजाइन होता क्या है। देखिए, कोई सा भी जो शोध होता है उसमें तीन चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है। पहला तो हो गया टाइम हो गया, और दूसरा हो गया पैसा मनी, और तीसरा हो गया एनर्जी या श्रम। आप जानते हैं समय बहुत तेज़ी से बदलता है, और इसलिए जो रिसर्च हम प्रारंभ करते हैं वो एक निश्चित समय में जो हमारे द्वारा निर्धारित होता है वो उसी समय में ही संपन्न हो जाना चाहिए, और जो उस शोध का रिजल्ट है वो समय के सापेक्ष ही उपयोगी होगा। अनुसंधान जो प्रारंभ करते हैं या शोध शुरू करते हैं तो उसके पहले जो रिसर्चर होता है उसको रिसर्च डिज़ाइन करना पड़ता है। आप डिज़ाइन से समझ जाइएगा कि किसी भी चीज़ का डिज़ाइन, आप सामान्य ज़िंदगी में अगर आप मकान बनाते हैं तो उसका डिज़ाइन बनाते हैं, नक्शा बनाते हैं, ये इस तरीके का कोई सा भी चीज़, तो फिर उसी हिसाब से काम चलता है और हम एक परिणाम में पहुंचते हैं। तो वैसे ही जब आप शोध करेंगे तो शोध को प्रारंभ करने के पूर्व या पहले से ही आपको उस शोध के प्ररचना का या डिज़ाइन का निर्माण करना होगा, और जो आप डिज़ाइन करेंगे अपने रिसर्च को, उसमें जो पहले तीन महत्वपूर्ण बातें आई थी, समय धन और श्रम का, उसके लिमिटेशन का ध्यान रखना है। साथ साथ जो आपका रिसर्च होगा वो उच्च कोटि का होना चाहिए और एक निश्चित वैज्ञानिक परिणाम प्रस्तुत करे। इसलिए शोध प्ररचना का जो निर्माण है रिसर्च डिज़ाइन का, एक रिसर्च में ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप होता है। डेफिनेशन में जाएं, तो अनुसंधान प्ररचना आंकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण के लिए उन दशाओं का प्रबंध करती है जो अनुसंधान का के उद्देश्यों की संगता, उसका जो कार्य प्रणाली है उसमें, और आर्थिक नियंत्रण के साथ सम्मिलित करने का भी उद्देश्य रखती हो। अनुसंधान की जो प्ररचना है या डिज़ाइन है वो रिसर्चर को डाटा कलेक्शन, फैक्ट कलेक्शन या डाटा कलेक्शन का जो मेथड है, विधि है, और जो डाटा आएगा आपके शोध से उसका वर्गीकरण करना, उसका विश्लेषण करना से लेके अनुसंधान का जो आपका शोध का जो रिपोर्ट आप प्रस्तुत करेंगे, लिखेंगे, वो जितनी भी चीज़ें हैं वो पूर्व में ही निर्धारित कर दी जाती है, निश्चित कर दी जाती है। यह एक प्रकार से कहें तो आपके शोध का पूरा रूपरेखा या कार्यक्रम पहले से निर्धारित कर दिया जाता है, जिसे कहा जाता है रिसर्च डिजाइन। आप स्क्रीन में देख रहे हैं जो शोध प्ररचना से आशय शोध के प्रतिमान,
से है। इसके अंतर्गत संबंधित चर, उसकी संक्रिया, ऑपरेशन की पूरी रूपरेखा प्रस्तुत कर दी जाती है। शोधकर्ता को डाटा कलेक्शन से लेके रिजल्ट तक का जो प्रोसेस है वो पूर्व ही निर्धारित होता है। जो रिसर्च डिज़ाइन किया जाता है उसकी कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। मतलब वो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी रिसर्च डिज़ाइन कर देंगे। आपको ध्यान रखना होगा। तो रिसर्च जो डिज़ाइन होता है, अनुसंधान प्ररचना की विशेषता होती है, कुछ खास विशेषता है। पहला देखिएगा, आउटलाइन ऑफ रिसर्च। इसको कहा जाता है कि जो शोध है उसकी रूपरेखा। तो इसका निर्माण शोध कार्य प्रारंभ करने से पहले ही किया जाता है। जो डिज़ाइन है रिसर्च, उसमें नॉलेज ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए। रिसर्च डिज़ाइन शोधकर्ता को बिल्कुल टाइम टू टाइम उसके डायरेक्शन का बोध कराते रहती है। आप उस दिशा से किसी और दिशा में नहीं जा सकते, वो एक लिमिटेशन दे देती है। या ये मानिए कि जो रिसर्च डिज़ाइन आप करते हैं वो एक गाइड की भूमिका निभाती है। आगे के लेक्चर में मैं ऑपरेशन रिसर्च डिज़ाइन बताऊंगा आपको, उसे आप पूरी तरह से समझ सकेंगे इस ऑडियो लेक्चर के माध्यम से। सिंप्लीफिकेशन ऑफ इवेंट, जो घटनाएं हैं उनका सरलीकरण हो जाता है रिसर्च डिज़ाइन से। बिल्कुल सरल रूप में प्रस्तुत करना है। जो कठिन घटनाएं हैं, जटिल घटनाएं हैं, उसका सरलीकरण करना रिसर्च डिज़ाइन की मुख्य विशेषता होती है। चौथे नंबर में कंट्रोल। रिसर्च डिज़ाइन शोध की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, में आगे आने वाली जितनी भी परिस्थितियां हैं उसको वो कंट्रोल करता है और शोध कार्य को आपके शोध कार्य को सरल बना देता है। इकोनॉमी मतलब मितव्ययता है। अगर आपने अपने अनुसंधान की या शोध की डिज़ाइन बिल्कुल सतर्कता से नहीं की तो आपको आर्थिक हानि हो सकती है। ये जो रिसर्च डिज़ाइन है वो आपके इकोनॉमी को कंट्रोल करता है। बिल्कुल सीमित समय, धन और श्रम में ये पूर्ण करती है, आपके शोध को पूर्ण करने में सहायता देती है। अगर आपके पास बेहतरीन रिसर्च डिज़ाइन है तो उसमें जो श्रम है वो कम हो जाता है, समय और लागत को भी कम करने में मार्गदर्शन कराती है या करती है। प्रॉब्लम सॉल्वर, बाधा निवारक कह सकते हैं इसको। रिसर्च डिज़ाइन जो भी प्रॉब्लम आता है आपके शोध के विभिन्न चरणों में, उस प्रॉब्लम को हल करने में जो रिसर्चर है उसको वो सपोर्ट करती है, सहायता पहुंचाती है। अचीवमेंट ऑफ एम्स, 7वें नंबर का, मतलब उद्देश्यों की प्राप्ति, या ये कहें कि अधिकतम उद्देश्यों की प्राप्ति रिसर्च डिज़ाइन से संभव होती है। बेस्ड ऑन रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च डिज़ाइन का निर्माण शोध की जो समस्या है या विषय है या उसका कॉन्सेप्ट है, परिकल्पना है, उसके आधार पर ही किया जाता है। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है या रिसर्च डिज़ाइन की ये सबसे बड़ी विशेषता है। हेल्पफुल ऑफ डिसीजन मेकिंग,
जो आप रिजल्ट प्राप्त करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, उसमें ये सहायता पहुंचाती है। रिसर्च डिजाइन से जो आपका पूरा शोध है उसका प्रोसेस निर्धारित हो जाता है। हाइपोथेसिस या शोध विषय के निर्माण से लेके अंतिम निष्कर्ष या रिजल्ट तक की जो प्रक्रिया है उसको ये निर्धारित कर देती है। रिसर्च डिजाइन आपके हाइपोथेसिस के सत्यता और असत्यता को के परीक्षण में सहायता करती है। और अगर आपने रिसर्च डिजाइन नहीं किया तो शोध कार्य सही, प्रामाणिक और विश्वसनीय आप जो शोधकर्ता हैं वो निर्णय नहीं ले पाएंगे। आगे चर्चा करते हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ रिसर्च डिजाइन कि भाई आपने जो रिसर्च डिजाइन किया या हमने जो रिसर्च डिजाइन किया उसकी विषय वस्तु क्या होनी चाहिए। तो पहला तो है एम, उद्देश्य। शोध का जो उद्देश्य है वो रिसर्च डिजाइन का विषय सामग्री है। जो शोधकर्ता होता है वो शोध का बिल्कुल स्पष्ट और क्लियरिटी से वर्णन अपने रिसर्च डिजाइन में करता है और वो उसके लक्ष्यों को भी जो 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 लक्ष्य उसको प्राप्त करना है उसको भी वहीं पर स्पष्ट कर देता है। दूसरा है टॉपिक ऑफ रिसर्च। शोध का जो विषय है रिसर्च डिजाइन में शोधकर्ता शोध के विषय को स्पष्ट रूप से वर्णन करता है। उपलब्ध जो साहित्य हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं, जर्नल्स हैं, जो भी अध्ययन सामग्री है, इन सब के अध्ययन के बाद उस विषय को स्पष्ट किया जाता है, सुनिश्चित किया जाता है, निश्चित किया जाता है। तीसरा है टाइप ऑफ रिसर्च कि आप जो रिसर्च डिजाइन किए हैं, आप जो रिसर्च करने वाले हैं उसका प्रकार क्या है। मतलब जो रिसर्च डिजाइन करेंगे उसमें शोध का प्रकार क्या है, उसकी प्रकृति को कैसे निर्धारित करना होता है, मटेरियल या सामग्री के अंतर्गत वो स्पष्ट करता है कि शोध किस प्रकार का है। भाई वो स्टैटिकल है, पर्सनल है, एक्सपेरिमेंटल है, एनालिसिस वाला विश्लेषणात्मक है, या इन्वेस्टिगेशन वाला है, अन्वेषणात्मक है, या कंपैरेटिव रिसर्च है, या मिश्रित है, या कौन से किस प्रकार का है, ये वो एकदम बिल्कुल क्लियर कर देता है। चौथा है इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड। प्रस्तावना और बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि को कहा जाता है मूलतः। रिसर्च डिजाइन में ये क्लियर किया जाता है कि जो भी प्रॉब्लम है या आपकी परिकल्पना है उसके चयन की या निर्माण की बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड क्या रही, कि भाई आपने उस समस्या को कैसे लिया, बैकग्राउंड क्लियर करना होगा। आपके रिसर्च करने से पहले इस प्रॉब्लम में किस किस ने उसके किन किन पक्षों का अध्ययन किया और उनके अध्ययनों का परिणाम क्या निकला, और इस विषय से संबंधित अन्य लोगों ने जो अध्ययन किया है उसका रिजल्ट क्या है, और अगर रिजल्ट निकला है तो उसमें कमी क्या है और उसकी लिमिटेशन क्या रही। ये तमाम चीज़ों का वर्णन स्पष्ट रूप से रिसर्च डिजाइन में होता है। पांचवा है कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टडी।
अध्ययन का संदर्भ क्या है। जो भी रिसर्च डिजाइन, जो रिसर्चर है वो स्पष्ट करता है कि वो किस प्रकार का सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक और भौगोलिक पर्यावरण में रहा है। उसके इथिक्स क्या रहे हैं, उसकी ट्रेडिशन क्या रही है। क्योंकि बहुत सारी जो घटक हैं वो मानव व्यवहार को प्रभावित करते हैं, और मानव व्यवहार को प्रभावित करने वाले जो भौगोलिक कारक है, क्लाइमेट हो गया, मॉर्फोलॉजी हो गया, इन सब का वर्णन करना पड़ेगा। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आदि के आयामों से उसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, समायोजित करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको अपने अध्ययन का पूरा संदर्भ स्पष्ट करना पड़ता है। आगे का बिंदु है कॉन्सेप्ट, वेरिएबल एंड हाइपोथेसिस। अवधारणा, चर और परिकल्पना। आपको अपनी अवधारणा, अपने शोध की अवधारणा स्पष्ट रूप से रिसर्च डिजाइन में बतानी होगी। आपका जो शोध विषय है उसके प्रमुख चरों का आपको विस्तृत और बिल्कुल स्पष्ट तरीके से वर्णन करना पड़ेगा, स्पष्ट करना पड़ेगा। आपका जो शोध है, हाइपोथेसिस मतलब एक लक्ष्य की ओर बढ़ता कदम या एक पूर्वानुमानित निष्कर्ष कहा जाता है जिसको, वो क्या है, इनको स्पष्ट करना पड़ेगा। सातवां है पीरियड लिमिट। पीरियड जो लिमिट है, इसको आप ये कह सकते हैं कि भाई वो एक इंडक्शन है, पीरियड इंडिकेशन है, या काल निर्देश है, या समय को सीमांकित करना होता है। शोधकर्ता को बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखना पड़ेगा कि शोध किस समय, किस काल और किस परिवेश से संबंधित है। अगर आपने ये नहीं किया, समय, काल और परिवेश को स्पष्ट नहीं किया, तो आप जो शोध कार्य करेंगे उसको पढ़ना, समझना और उसके जो परिणाम हैं उसके बारे में निष्कर्ष निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। टेक्निक ऑफ डाटा कलेक्शन। टेक्निक ऑफ डाटा कलेक्शन है कि आप जो शोध करेंगे उसमें किस प्रकार के डाटा का प्रयोग होगा, तथ्यों का या आंकड़ों का प्रयोग होगा, और उन आंकड़ों को कैसे प्राप्त किया जाएगा, जिससे कि आपके शोध विषय की जो विषय सामग्री है वो प्राप्त हो सके, और किन विधियों से उनका संकलन किया जाएगा। जो डाटा कलेक्शन है उसकी कई प्रविधियां हैं, मानवीय है, यांत्रिक है, उसका आधार भौतिक, वैचारिक, ऑब्जर्वेशन में प्रेक्षणीय आदि कुछ भी हो सकती है। और उस टेक्निक के हिसाब से आप ऑब्जर्वेशन हो गया, इंटरव्यू हो गया, शेड्यूल बना सकते हैं, क्वेश्चनायर का निर्माण कर सकते हैं, या एक्सपेरिमेंटल भी हो सकता है। इनमें से क्या होगा ये आपको अपने रिसर्च डिजाइन में स्पष्ट करना होता है, और इसकी भी अलग से डिजाइनिंग करनी पड़ती है। अंततः सर्वे पीरियड, टाइम एंड मनी, कि आप सर्वे में कितना समय लेंगे, वो सर्वे
सर्वेक्षण का जो काल है उसको निर्धारित करना पड़ेगा, समय को निर्धारित करना पड़ेगा, और उसमें कितना खर्च आएगा, कितना श्रम की ज़रूरत पड़ेगी, इसका स्पष्ट वर्णन शोध प्ररचना में किया जाता है। रिसर्च डिजाइन में इन तथ्यों का संकेत देना ही मूल उद्देश्य होता है। आगे बात करते हैं। पर्पस ऑफ रिसर्च डिजाइन, क्या उद्देश्य होता है, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या है, उद्देश्य है। तो मुख्य रूप से दो उद्देश्य जो प्रमुख हैं वो है शोध के प्रश्नों के उत्तर देना। आपने अपनी शोध के लिए जो समस्या चुनी है उस समस्या का समुचित उत्तर देने के लिए रिसर्च डिजाइन किया जाता है। रिसर्च डिजाइन में प्रश्नों का जो सच है वो क्या है, प्रमाणित और यथार्थ विश्वसनीय उत्तर मिलता है कि नहीं, और वो भी सीमित धन, समय और श्रम के साथ। ऐसा नहीं है कि आप एक प्रश्न के उत्तर देने में इतना ज़्यादा धन खर्च कर दिए या इतना ज़्यादा समय कर दिए कि वो अपने आप में निरर्थक हो जाए। रिसर्च डिजाइन में प्रश्न या समस्या जो है उसको हाइपोथेसिस या परिकल्पना के रूप में स्पष्ट किया जाता है, और ये जो परिकल्पना है या प्रश्न के रूप में आपका जो एम्पिरिकल टेस्टिंग है या अनुभविक परीक्षण है उसको पॉसिबल बना देती है, और उन परीक्षणों की संभावना के हिसाब से ही रिसर्च डिजाइन का निर्माण करना आवश्यक होता है। और आपको रिलायबल या विश्वसनीय और प्रमाणित रिजल्ट प्राप्त करना है तो उसके लिए जो रिसर्च डिजाइन है उसमें रिसर्च डिजाइन में जो वेरिएबल्स हैं, चर हैं, उनके बीच का जो संबंध है उसका परीक्षण करने के लिए आपको सिस्टमैटिक रिसर्च डिजाइन करनी होगी। दूसरा है विविधताओं को नियंत्रित करना। जब भी आप प्ररचना का निर्माण करते हैं तो रिसर्च डिजाइन में विविधता जो है, डाइवर्सिटीज़ हैं, उनको नियंत्रित करने में शोधकर्ता की हर संभव ये सहायता करती है। शोध की जो परिस्थिति है उसको अधिक से अधिक नियंत्रित करते हुए जो स्केलिंग है, परिमापन के कारण उत्पन्न हुई जो एरर है या त्रुटि है उसको कम करना चाहिए। जो भी हम डाटा कलेक्शन करते हैं या लेते हैं वहाँ से जो एरर आता है वो कम से कम होनी चाहिए, और दूसरा जो मेज़रमेंट है या मापन है या स्केलिंग है उसकी विश्वसनीयता में वृद्धि होनी चाहिए। एस्पेक्ट की बात करते हैं कि जो अनुसंधान प्ररचना है उसके पहलू क्या है, पक्ष क्या है, एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च डिजाइन। तो इसमें इसको 3 भागों में आप बांट सकते हैं। पहला है शोध समस्या का चयन। कोई भी आप अपने शोध के लिए एक विषय लेंगे, उस विषय को शोध समस्या कहा जाता है। एक परिकल्पना का निर्माण करेंगे कि ये जो शोध विषय है इसके परिणाम या इसके लक्ष्य ऐसे हो सकते हैं। ये उसका पहला पक्ष है या फर्स्ट पार्ट है। दूसरा है
अनुसंधान की आदर्श प्ररचना, या आप कहिए कि आदर्श अनुसंधान कार्यप्रणाली, ये दूसरा पक्ष होता है। और तीसरा जो पक्ष है वो है परीक्षणात्मक अनुसंधान प्ररचना या शोध प्ररचना। इस तीसरे को 4 भागों में बांटा जा सकता है कि पहला सैंपल डिज़ाइन करेंगे आप, कि आप कहाँ से सैंपल लेंगे, कैसे सैंपल लेंगे। दूसरा स्टैटिकल डिज़ाइन होता है कि आपके पास जो सैंपल आएगा उसकी स्टैटिस्टिक्स क्या होगी। तीसरा है कि ऑब्जर्वेशनल, कि आपने जो अवलोकन किया उसका किस तरीके से और क्या उपयोग होगा। और चौथा होता है ऑपरेशनल डिज़ाइन, कि विशिष्ट उद्देश्यों को लेकर, शोध के विशिष्ट उद्देश्यों को लेकर जो सीधा सीधा कार्यात्मक प्ररचना का जो निर्माण होता है, कार्य प्रारंभ कर दिया जाता है, उसे कहते हैं ऑपरेशनल डिज़ाइन। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, अगर आप वर्गीकरण करना चाहें अनुसंधान प्ररचना का या शोध प्ररचना का, तो ये 2 मुख्य आधार हैं। 2 तरीके से आप कर सकते हैं। पहला है ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य, और दूसरा है अप्रोच या उपागम के हिसाब से। अनुसंधान या आपका शोध का जो उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण करेंगे तो ये 4 प्रकार से किया जा सकता है। पहला अन्वेषणात्मक, कि आप भाई अन्वेषण करेंगे। दूसरा विवरणात्मक, आप अपने शोध विषय का विवरण प्रस्तुत करेंगे, या इसी को निदानात्मक भी कहा जाता है। तीसरा है प्रयोगात्मक, आप उस विषय में प्रयोग करेंगे। और चौथा और आखिरी है मूल्यांकनात्मक, इसमें इन आधारों पे आप शोध प्ररचना का वर्गीकरण कर सकते हैं। दूसरा है उपागम के आधार पे। उपागम के आधार पे 4-5 प्रकार से इसे प्रस्तुत किया जा सकता है। पहला हो गया सर्वेक्षणात्मक, कि भाई आप पहले सर्वेक्षण करेंगे, ये जो आपका जो डिज़ाइन है वो इस प्रकार का है। दूसरा हो गया क्षेत्र अध्ययन। तीसरा हो गया प्रयोग संबंधी। चौथा ऐतिहासिक। और पांचवा जो इंडिविजुअल है या व्यक्तिगत अध्ययन संबंधित अनुसंधान प्ररचनाएं हैं। इस तरह से 2 प्रमुख आधारों में रिसर्च डिज़ाइन को वर्गीकृत किया जा सकता है। इस पावर पॉइंट का प्रिपरेशन अंजनी पटेल ने किया है, हमारे विभागीय सहयोगी है, उसका धन्यवाद। आप सभी इस
व्याख्यान में शामिल हुए। आप सभी का भी धन्यवाद। अगले लेक्चर में आपको ऑपरेशन रिसर्च डिज़ाइन बताया जाएगा। जो इस यूनिट में आपने जितना भी अध्ययन किया उसको सीधा सीधा ऑपरेशनल आपको बताया जाएगा। तो आपका जो पूर्व का जो अध्ययन है वो उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि वो एक रिसर्च का जो प्रॉब्लम है वो बनता कैसे है और आखिरी में उसका पूरा डिज़ाइन कैसे किया जाता है, ये आपको अगले व्याख्यान में स्पष्ट कर दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू।